हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब विद मी। तो दोस्तों, हम हिंदी पढ़ रहे हैं और आज हम हिंदी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शब्द के भेद। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी का जो सिलेबस है उसमें इस चैप्टर का शब्द के भेद का इतना बड़ा रोल है कि ये मानो कि 30 से 40% के समथिंग सिलेबस हिंदी का इसी से शब्द के भेद से कवर हो जाता है। जो भी व्याकरण है ज़्यादा इसी के अंडर आती है ज़्यादातर। तो आज हम शब्द के भेद स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले कि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब विद मी। जिस भाई ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दें। वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी पसंद आए, अगर अच्छी लगे, और अगर कुछ कमी आपको नज़र आती है तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा और अब मैं शुरू करता हूँ। आज की क्लास हम यहाँ शुरू करते हैं कि शब्द का भेद। तो मैं आपको बता दूँ कि शब्द के 4 भेद होते हैं और 4 भेदों में पहला भेद होता है व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के भेद। मतलब उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, ये शब्द का पहला भेद होता है। तो इसमें व्युत्पत्ति वो होती है जो प्राकृतिक हो, मतलब जिसको बनाने में इंसान का कोई रोल ना हो, मतलब इंसान के द्वारा ना बनाया गया हो। जैसे कि मैं कह दूं सूर्य है, मैंने उदाहरण लिए हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पानी है, बादल है, पहाड़ है, मतलब और भी ऐसी बहुत सी चीज़ हैं जिनको बनाने में इंसान का कोई रोल नहीं है, इंसान का कोई हाथ नहीं है। ये प्राकृतिक हैं, ये गॉड गिफ्टेड हैं, ये ऊपर वाले के द्वारा बनाई गई हैं। भगवान कह लो या खुदा कह लो, अल्लाह कह लो, ये इसी के द्वारा बनाई गई है, इसमें इंसान का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो व्युत्पत्ति कहलाती है। आगे उत्पत्ति। उत्पत्ति वो होती है जो इंसान के द्वारा बनाई गई हो, जिसको इंसान ने खुद बनाया हो। जैसे मैं कह दूं कि कुम्हार के द्वारा जो मटका होता है वो कुम्हार बनाता है। या बाइक हैं, गाड़ी हैं, इन्हें कौन बनाता है? इन्हें इंसान बनाता है। ये गेहूं का दाना है, अगर ज़मीन में डालोगे तो उससे पौधा बनता है। तो पौधा कब बना? क्योंकि दाना डाला ज़मीन में। दाना किसने डाला? दाना इंसान ने डाला। तो वो उत्पत्ति कहलाती है। ठीक है, अगला आ जाता है उद्गम। उद्गम जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर बता दूं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है वो उद्गम कहलाती है। ठीक, ऐसे ही आगे है उद्भव, जो एक ही स्थान से उत्पन्न होकर दूसरे स्थान पर पहुंच सके। ठीक है, तो हमने ये जाना कि जो शब्द के 4 भेद होते हैं उसमें से पहला भेद हमारा ये हो व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, ये हमारा पहला भेद है और इस पहले भेद को ही हम आज पढ़ेंगे। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन जितना हो सकेगा उतना मैं आपको कराऊंगा। ठीक, आज की इस वीडियो में तो हम देखते हैं कि व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने? शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? पहला तत्सम होता है, दूसरा तद्भव होता है, तीसरा देशी या देशज, मतलब जो अपने देश का हो उसे हम देशी बोलते हैं या देशज बोलते हैं। ठीक, विदेशी या विदेशज, जो किसी दूसरे देश का हो, अपने देश का ना हो। मतलब जो विदेशी कौन होता है? जो अपने देश का ना हो, उसे विदेशी बोलते हैं, विदेशज बोलते हैं। और 5वां होता है हमारा
शंकर। ठीक, तो ये शंकर कौन सा होता है? तुम पहला कौन सा बताया मैंने आपको? पहला बताया मैंने आपको तत्सम। ठीक, दूसरा बताया मैंने आपको तद्भव। तो तत्सम कौन सा होता है? तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के हों। ठीक, तद्भव कौन सा होता है? तद्भव वो होता है जो संस्कृत से लिए गए हों, जो संस्कृत का बदला हुआ रूप तद्भव कहलाता है। ठीक है, और आगे है देसी विदेशी, तो मतलब देसी और देशज। तो देसी और देशज में आपको बता चुका, विदेशी विदेशज में आपको बता चुका। अगला है पांचवा शंकर शब्द। तो शंकर शब्द वे होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं का शब्द एक जगह मिल जाए। जैसे इंग्लिश हिंदी का मिल जाए, हिंदी अरबी का मिल जाए, हिंदी फारसी का मिल जाए, या इंग्लिश में कोई और लैंग्वेज जोड़ दो उसका मिल जाए, तो वो शंकर शब्द कहलाते हैं, जो दो लैंग्वेज का या तीन लैंग्वेज का एक शब्द हो। ठीक है, वो हमारे शंकर शब्द कहलाते हैं। तो हम देखते हैं तत्सम शब्द के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम तत्सम शब्द पढ़ेंगे। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। मतलब जो शब्द पहले संस्कृत के थे और उन्हीं शब्दों को अब हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तत्सम शब्द होते हैं। अगली इसकी परिभाषा है, जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं उन पुराने या प्राचीन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। मतलब जो समान हो या फिर संस्कृत के ही हो, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक, अब इनकी पहचान मैं आपको बताता हूँ। तो तत्सम शब्द की पहचानने की क्या ट्रिक है, मतलब इसके क्या क्या पॉइंट हैं जिनसे हम तत्सम शब्द की आसानी से पहचान कर सकते हैं। क्योंकि पेपर में ये हिंदी जिस पेपर में आएगी उसमें ये तत्सम तद्भव ज़रूरी पूछे जाते हैं, मतलब हर पेपर में आते हैं। हालांकि 5 इसके जो भेद हैं वो 5 हैं, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, शंकर। तो ज़्यादातर तत्सम और तद्भव में से ही आते हैं, और तत्सम तद्भव मैं कहता हूँ कि शायद 90% इसी में से पूछा जाता है, इन दोनों में से। तो इसका पहचानने की पहली क्या है, तो पहचानने की पहली पॉइंट है इसका कि जिस शब्द में आधा व्यंजन आ जाए, मतलब आधे व्यंजन वाले सभी शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जिस शब्द में भी आधा व्यंजन आ जाए वो सब तत्सम शब्द का उदाहरण होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, ग्रह, ग्रह लिखा हुआ है, जो इसमें रे लगी हुई है, ये रे हमारी आधी होती है। ठीक, ये रे आधी है। ये ऊपर कार्य में जो रे लगी हुई है ये भी आधी लगी हुई है, और जो रात्रि में रे लगी हुई है ये भी आधी रे लगी हुई है। देखो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जैसे भी कोई भी शब्द है, अब सपोज़ करो मैं यही वाला तेरा ले लेता हूँ। ठीक, तो इसमें 2 रे हैं, तो मैं बता दूं जो पहले आएगा वो हमेशा आधा होता है, और बाद वाला जो अक्षर होगा वो पूरा होता है। जो पहले क्या आया, पहले ये आधा है हमारा रे, ये हमारा पूरा है नीचे वाला रे। ठीक है, और आगे देखते हैं अग्नि, गे इसमें आधा है। ठीक है, अग्नि में गे आधा है, तो ये भी हमारा तत्सम शब्द का पहचान हो गई। ऐसे ही सूर्य, सूर्य में रे आधा है, तो ये भी हमारी तत्सम शब्द की पहचान होगी। कर्म मतलब कर्म, तो कर्म, ठीक है, कर्म में रे लगी हुई है ऊपर, तो ये भी आधी है, और आधे जो भी व्यंजन होगा वो तत्सम शब्द का उदाहरण होगा। ठीक है, दूसरा है कि जिसमें संयुक्त व्यंजन हो, जिस भी अक्षर में, जिस भी शब्द में संयुक्त व्यंजन अक्षर अगर पाया जाता है वो भी तत्सम शब्द का उदाहरण होगा। जैसे संयुक्त व्यंजन, मतलब संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक 6 क्षत्रिय, दूसरा 3 त्रिशूल, और तीसरा है ज्ञानी, और चौथा है श्रमिक। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कैसे हैं, क्योंकि ये 2 से मिल के बनने हैं। कैसे मिल के बनने, मैं आपको बता दूँ। देखो, जो ये क्षेत्रीय वाला 6 है, ये कैसे बनना, तो ये मैं आपको बता दूँ, कै प्लस से, तो कै और से की ये मदद से बनाया गया है, जो हमारा 6 बना हुआ। तो इसमें जो कै है, इसमें ये कै आधा है, और जो भी कोई देखो कोई भी व्यंजन होगा
वो व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। और अगर ये जो मैंने नीचे लगाया इसको हम हलंत बोलते हैं। और अगर इसमें किसी भी व्यंजन के नीचे अगर हलंत लग रहा है तो वो इसका मतलब ये है कि वो जो व्यंजन है वो बिना स्वर के सहायता के बोला गया, मतलब इसमें हमारा स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। जबकि इसमें हमारा स्वर जुड़ा हुआ, जो हमारी से है षटकोण वाली, इसमें हमारा स्वर है। अगर हम इसमें से स्वर निकाल दें तो इसके नीचे हम हलंत लगाएंगे। ठीक है, अब प्लस करके फिर हम ए इधर लिख देंगे, तो ए इसमें स्वर जुड़ा हुआ था से में, श्रमिक में। ठीक है, तो ये जो छः छत्रिय बना हुआ है ये कै और से की मदद से बना हुआ है। आधा कै है और से पूरा है षटकोण वाला। ठीक है, ऐसी त्रय है और ऐसी ज्ञानी है, और ऐसे ही श्रमिक बना हुआ। तो ये संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं 4। ठीक, तो जो भी संयुक्त व्यंजन जिस भी उदाहरण में होगा वो तत्सम शब्द की पहचान होगी। ठीक है, कि ये तत्सम का उदाहरण है। आगे देखते हैं, तीसरा है अनुस्वार। अनुस्वार बोलते हैं हम बिंदी के लिए, जो भी कोई शब्द होगा और उसके ऊपर जो बिंदी लगी हुई होती है। और बिंदी दो तरह की लगती है, एक तो खाली बिंदी होती है, दूसरी होती है जो चंद बिंदु होती है, जो आधा चांद होता है और उसके ऊपर जो बिंदी होती है। तो हमें ये इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, केवल जो ऊपर बिंदी लगी हुई होती है। तो वो मैं बताऊँगा, उदाहरण है। देखो, अनुस्वार बिंदी वाले सभी शब्द, जिस शब्द पर भी ऊपर बिंदी लगी हुई होगी वो हमारे तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे। जैसे संसार, देखो संसार में ऊपर बिंदी लगी हुई है तो ये हमारा, जब बिंदी लग गई तो ये हमारा तत्सम शब्द का उदाहरण होगा। संविधान, देखो संविधान में भी ऊपर बिंदी लगी हुई है तो ये भी हमारा तत्सम शब्द का उदाहरण है। और ये अगला है संस्कृति, तो संस्कृति में बिंदी लगी हुई है ऊपर। देखो, और सब में खाली बिंदी है, चंद बिंदु नहीं है, मतलब ये चांद बना हुआ नहीं है, चांद के अंदर बिंदु नहीं है, केवल खाली ये बिंदी लगी हुई है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे सब अनुस्वार, इसी को हम अनुस्वार बोलते हैं। बिंदी को ही हम अनुस्वार बोलते हैं कि ये हमारे अनुस्वार मतलब बिंदी, उसका उदाहरण है। ये हमारे तत्सम शब्द का, तत्सम उदाहरण का हमारी पहचान है कि जिसमें भी शब्द के ऊपर बिंदी लगी हुई हो, कि संयुक्त व्यंजन हो, या फिर किसी शब्द में आधा व्यंजन आ जाए तो वो तत्सम शब्द का उदाहरण होगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है अनुस्वार शब्द के सभी, ये मैंने गलत लिख दिया, इसमें हलंत आएगा अनुस्वार की जगह। ठीक है, ले आदि ने थे। ठीक है, हलंत आएगा, मतलब हलंत शब्द के सभी उदाहरण जो होंगे वो तत्सम शब्द के होंगे। हलंत क्या मैंने आपको बताया था, मैंने वो बताया था कि जितने भी व्यंजन होते हैं हमारे, उन व्यंजन में हमेशा स्वर छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर उस स्वर को हम उस व्यंजन से निकाल दें तो उस, मतलब जो हमारा स्वर है उसकी जगह हम हलंत का प्रयोग करते हैं। और हलंत ऐसा लगता है, मतलब नीचे इस टाइप का, जो भी अक्षर होगा, जिस अक्षर में से हम स्वर को निकालेंगे उसके नीचे ये लगाया जाएगा हलंत। ठीक है, तो ये हमारा हलंत होता है। तो हलंत वाले जितने भी शब्द होंगे वो सब संस्कृत भाषा के होंगे, मतलब तत्सम के होंगे। ठीक है, और तत्सम क्या होता है, वो संस्कृत वाले होते हैं। ठीक है, जैसे पाठ्य, अब देखो पाठ्य ठे है तो ठे में हमने ए निकाल दिया, और जब ए निकाल दिया तो हमने इसके नीचे हलंत लगा दिया। अब ये बिना, मतलब बिना स्वर का हो गया है, इसमें हमारा स्वर का प्रयोग नहीं किया हमने, केवल ठे में, पे में भी स्वर है, आ ऑलरेडी स्वर है, और ये है हमारा, तो ये में भी ए छुपा हुआ हमारा स्वर। ठीक है, मिट्टी है तो मिट्टी में भी हलंत लगा हुआ है, तो मतलब बिना स्वर का है। ठीक है, और हम इस स्वर को क्या बोलते हैं, इस स्वर को बोलते हैं हलंत, मतलब बिना स्वर वाले व्यंजन को हम, जिसमें ये चिन्ह होता है, इसको हम चिन्ह को हलंत बोला जाता है, जो हमने इन शब्द को नीचे लगाया हुआ। तो द्वारा, तो ये द्वारा के नीचे आदि दे है, और आधा दे तब होगा जब हलंत, अगर किसी भी व्यंजन में से अगर हम स्वर को निकाल दें तो वो आधा कहलाता है, और आधा तब कहलाएगा जब उसके नीचे हलंत लगा हुआ होगा। अगर हलंत लगा हुआ नहीं है और स्वर भी उसमें नहीं है तो वो दोनों में से किसी का नहीं माना जाएगा। या तो उसके नीचे हलंत लगा हो तब वो आधा स्वर कहलाएगा, और हलंत नहीं है तो पूरा, सॉरी, अगर हलंत लगा हुआ है नीचे तो वो व्यंजन का उदाहरण, उसका बिना स्वर के व्यंजन का उदाहरण होगा। और अगर हलंत नहीं लगा हुआ है, मतलब अगर हलंत लगा हुआ नहीं है, अगर जैसे सपोज़ करो इसमें देखो पाठ्य है, पाठ्य में हलंत लगा हुआ है नीचे, तो मतलब ये इसमें स्वर नहीं है, इसमें मतलब इसमें से स्वर निकला हुआ है।
जैसे हमारा ये ठे है, अगर मैं इसमें देखूँ, अगर इसमें हलंत ना लगाऊँ तो इसे मैं किस तरह से लिखूँगा? अगर मैं तोड़ूँ इसे, देखो ठे, और इसमें क्या छुपा हुआ? ठे में ए छुपा हुआ हमारा, और ठे क्या है हमारा? ठे हमारा आधा है, क्योंकि आधा, अगर ए हमने बाहर निकाल दिया तो ये आधा है। और अगर हम इसको ए को मिटा दें, देखो अगर हम ए को मिटाते हैं तो साथ में हमें ये भी मिटाना पड़ेगा हलंत। अब ये पूरा होगा, इसमें ठे में ए भी छुपा हुआ है हमारा, तो ये हमारा पूरा है। और अगर हम हलंत नीचे लगा देते हैं, इसमें हमने अगर हलंत लगा दिया अगर हमने नीचे, तो ये हमारा बिना स्वर का हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा मिट्टी में नीचे लगा हुआ है हलंत, आधे टे, ये आधा टे है, ये पूरा टे है दूसरा। और दोबारा आधी दे, ठीक है, और आधी दे जिसमें होएगी वो हलंत लगा हुआ, हलंत वाला हमारा तत्सम का उदाहरण होगा, ठीक है। अगला है हमारा विसर्ग। तो विसर्ग चिन्ह वाले सभी शब्द तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे। तो विसर्ग क्या होता है? विसर्ग वो होता है जिसमें शब्द में 2 बिंदी लगी हुई हो किसी शब्द के पीछे, तो वो विसर्ग की बिंदी कहलाती है। जैसे प्रातःकाल, ठीक है, उदाहरण है हमारा प्रातःकाल। प्रातःकाल कैसे लिखा गया है? देखो प्रातःकाल ये रहा, तो प्रातःकाल लिखा कैसे गया? प्रातःकाल लिखा गया पे रे आ ते, और ये 2 बिंदी लगा दी, प्रातः, ठीक है, और काल। तो जो ये 2 बिंदी लगी हैं, यही हमारी विसर्ग कहलाती हैं, विसर्ग की बिंदी कहलाती हैं। और जिस भी शब्द में ये विसर्ग की बिंदी आ जाए, वो शब्द जो उदाहरण, वो जो शब्द होगा वो हमारा तत्सम शब्द का उदाहरण होगा। ऐसे ही पुनः में बिंदी, विसर्ग बिंदी लगी हुई है, तो ये भी तत्सम शब्द का। ऐसी प्राय में लगी हुई है, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें भी ये विसर्ग की बिंदी लगी हुई हो, वो हमारे तत्सम शब्द के उदाहरण हमारा हो जाएगा, ठीक है। और तो अब अगला है हमारा संधि वाले शब्द। तो जो अगली हमारी पहचान है वो है हमारी संधि वाले शब्द। मतलब संधि वाले कोई भी शब्द हो जिस शब्द की संधि हो जाए, वो भी हमारा तत्सम शब्द का उदाहरण होगा। जैसे मैंने उदाहरण लिया नरेंद्र, तो नरेंद्र में कि अगर मैं संधि करूं तो नरेंद्र की संधि होगी नर प्लस इंद्र, तब हो गए नरेंद्र, ठीक है। देखो रे में क्या छुपा हुआ? अगर मैं इसमें हलंत नीचे लगा दूं तब इसमें से ए निकल गया, लेकिन अगर मैं इसी हलंत को अगर मिटा देता हूं तब इसमें ए छुपा हुआ है हमारा। और रे में ए होगा तो मैं इसमें क्या है? ए प्लस और ई। देखो संधि क्या होती है? संधि वो होती है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलके किसी दूसरे शब्द को बनाए, वो संधि कहलाती है, ठीक है, दूसरे को जोड़ के। तो इसमें ए था, ए जोड़ा और प्लस करके हमने ई ले लिया। अब ए री को जब हम बोलेंगे तो क्या वो निकलेगा? आई निकलेगा। मतलब जो ये ए होता है ना, ये, या मतलब मैं ये बता दूं कि ये वाला जो होता ये ए बनेगा, और ये कहाँ लगा? ये ऊपर हमारा नरेंद्र ये लग गया, ठीक है, ऊपर। ऐसे ही धर्मेंद्र ये लग गया। देखो इसमें 2 पहचान है अब, एक तो आधी रे भी आ गई और ऊपर हमारी इसमें संधि भी हो रही है धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र मतलब धर्म प्लस इंद्र। धर्मेंद्र का अगर मैं संधि विच्छेद करूँगा तो धर्म प्लस इंद्र, धर्मेंद्र। और हिमालय का अगर मैं संधि विच्छेद करूँगा तो हिम प्लस आलय, मतलब हिमालय, ठीक। मतलब कहने का मेरा है कि जितने भी संधि वाले शब्द हैं वो सब तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे, ठीक। आगे है अगला हमारा पॉइंट है कि समास वाले वे शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो। मतलब मैंने आपको पढ़ाया, समास में आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, तो जो भी समास के जो उदाहरण होंगे और उनमें एक शब्द किसका होगा? संस्कृत का होगा, वो भी हमारा तत्सम शब्द की पहचान होगी। अब कैसे, मैं बताता हूँ। मैंने उदाहरण लिया है, देखो पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण हमारा राजपुत्र। तो राज तो एक हिंदी का उदाहरण हो गया, ठीक है। और जो पुत्र है, ये पुत्र में क्या है? मैंने आपको पहचान बताई है, जिसमें आधा व्यंजन अगर आ जाए तो इसमें जो त्रिशूल वाला त्रय है तो इसमें आधा रह है। कौन सा वाला आधा रह है? ये आधा वाला रह है, और ये पूरा रह है, मतलब ये पूरा रह है। और जो ऊपर जो सबसे पहले लगाया जाता है वो हमेशा आधा होता है। तो ये पुत्र, ये हमारा
संस्कृत भाषा का होगा। तो ये हमारा हिंदी का होगा, ये हमारा संस्कृत का होगा। हमें हिंदी से मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है कि जो भी शब्द होगा उसमें संस्कृत का होना चाहिए एक शब्द। तो वो हमारा जो समास का जो उदाहरण होगा वो हमारा तत्सम शब्द का भी उदाहरण होगा। ठीक है, आगे है राजधर्म। तो मैंने आपको बताया, देखो धर्म, राज एक अलग शब्द हो गया और धर्म एक अलग शब्द हो गया। तो धर्म हमारा संस्कृत का है, और संस्कृत का हमारा कैसा हमें पहचान लगी, क्योंकि ऊपर संस्कृत या तत्सम एक ही बात है और ऊपर हमारा आदर है। तो ये हमारा समास जो है हमारा ये तत्सम शब्द का उदाहरण है। ऐसे ही कन्यादान, देखो इसमें आदि न आ गई, और जिसमें आदि न आ जाए वो हमारा आधा व्यंजन। न क्या है? व्यंजन। कौन सा है? आधा। अगर ये सपोज करो ये आधा है, या तो हम इसे ऐसा लिख दें न को, ठीक, इसको हम न को क्या तरह से लिख सकते हैं, हम न को इसको 3 तरह से लिख सकते हैं। देखो पहला तो हमने ऐसा लिख दिया, और दूसरा हमने ये ऐसा लिख दिया, ठीक, और तीसरा हमने ये ऐसा लिख दिया। अब इनमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? देखो ये न, ये भी आधा है, इसमें हमारा स्वर लगा हुआ नहीं है, ठीक। ये दूसरा न है, ये हमने पूरा लिखा, इसमें ये हमने आधा लिखा है। क्योंकि आधा क्यों लिखा है? आधा हमने इसमें लिखा कि अगर हम इस डंडे को पूरा लगा देते ये पूरा बन गया, लेकिन हमने इसको आधा लिखा था। जो रेड में लिखा हुआ है ये आधा लिखा हुआ था, इसमें हमारा स्वर नहीं है। जो इसमें न है ये हमने पूरा लिखा, लेकिन इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया, तो ये भी हमारा आधा न है, क्योंकि इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जो ये न लिखा हुआ है हमने, ये हमारा पूरा है, इसमें हमारा स्वर लगा हुआ है, और अगर हम हलंत लगा दें तो हमारा स्वर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम हलंत ना लगाएं तो हमारा पूरा, ये पूरा न है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा कन्यादान, और ऐसे ही हमारा प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष देखो इसमें पहला भी इसमें उदाहरण है, ये भी प्रति आदि रह है, और वर्ष में आदि रह लगी हुई है, ये भी हमारा समास और संस्कृत का उदाहरण होगा। तो ये भी हमारे तत्सम शब्द की पहचान होगी, ठीक है। और आगे है अगला पॉइंट हमारा कि संस्कृत के उपसर्ग। तो मैं आपको बता दूं संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। जब मैं उपसर्ग का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत के जितने भी उपसर्ग हों, जिस भी शब्द में संस्कृत का उपसर्ग कहाँ होते हैं? उपसर्ग हमेशा आगे लगाए जाते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है। उपसर्ग जो होते हैं उनका एक अपना अर्थ होता है, और वो किसी भी शब्द के आगे जुड़ के उस शब्द का अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। वो मतलब एक उपसर्ग का केवल एक अर्थ नहीं होता, वो जिस शब्द के साथ जुड़ेंगे उसका अपना कोई अर्थ निकाल के देंगे। जबकि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, केवल शब्द के पीछे जुड़ के वो अर्थ बनाते हैं, लेकिन उनका अपना कुछ अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने आपको बता दूँ संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो 22 होते हैं, और ये शब्द के आगे जोड़े जाते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो आगे जोड़े जाते हैं। तो संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं, हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, उर्दू के भी होते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा जब चैप्टर हम पूरा करेंगे, ठीक है। उपसर्ग हम पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने उदाहरण लिया आजन्म, तो जो आजन्म है इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो आजन्म का मतलब है जन्म से लेकर आजन्म, तो आ उपसर्ग लग गया। जन्म इसमें एक शब्द होगा, उपसर्ग हमने आगे लगा दिया। तो ये किसका? ये संस्कृत का है उपसर्ग है। ऐसे प्रति, देखो प्रति एक उपसर्ग है। निर्धन है, तो निर्धन में निर उपसर्ग है। निर जो रह है ये आधा है, तो कैसा लिखा जाएगा ये उपसर्ग? ये ऐसा लिखा जाएगा न ई रे, तो रे में हलंत लगेगा नीचे, तो ये ऐसे ये उपसर्ग अपना हमारा बन गया, निरुपसर्ग है, ठीक है। ऐसे ही निसंदेह, जो ये हमारा निसंदेह है, तो निस आधा से, या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या ऐसे पूरा से लिख के हम नीचे हलंत लगा सकते हैं। तो ये निसंदेह, निसंदेह में ये हमारा उपसर्ग जुड़ा हुआ, और संदेह, संदेह बोलते हैं शक करना, ठीक है, जो शक के घेरे में हो। निर्धन किसे बोलते हैं? निर्धन हो जिसके पास धन ना हो, ठीक है। प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या होता है? हर रोज़, ठीक है। अगला है, मतलब कहने का यह है कि जिस शब्द में भी संस्कृत के उपसर्ग जुड़े हो वो शब्द तत्सम शब्द का उदाहरण होगा, ठीक है। अगला है पॉइंट हमारा संस्कृत के प्रत्यय से बना हुआ शब्द। प्रत्यय क्या होता है? मैंने आपको बताया, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पूजनीय, तो पूजनीय में पूज एक क्रिया हो गई, प्लस पूजता होगी इसमें हमारी एक क्रिया, ठीक है, पूजनीय में। और जो अब इसके साथ में हमारा जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो निय प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पूजनीय, ठीक, ये पूज अलग होगा और ये हमारा प्रत्यय होगा। ये पूज क्या है? पूज एक क्रिया है, पूज क्रिया है, ठीक है। इसमें कथनीय, तो कथन एक क्रिया है और ये एक प्रत्यय है,
ऐसे ही पठनीय, ठीक है। तो पठनीय में पठ मतलब पठनीय या पठनीय जो भी है, तो इसमें एक ये क्रिया है और निय एक इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ पीछे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संस्कृत का जो भी प्रत्यय होगा और वो अगर किसी शब्द के पीछे जुड़ा हुआ हो तो ये पहचान कर लेना कि ये तत्सम शब्द का उदाहरण है, ठीक है, जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ पीछे और अगर आगे जुड़ा हुआ तंत्र तो वो उपसर्ग है संस्कृत का, ठीक है। आगे है संस्कृत की क्रिया से बने शब्द। देखो क्रिया मैंने अभी आपको बता दी, पूजने में पूज क्रिया है, कथनीय में कथ क्रिया है और पढ़नीय में पढ़ क्रिया है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे अब मैंने पूजने ले लिया तो इसमें पूजा एक क्रिया हो गई, पूजा या पूज, ठीक है, एक क्रिया होगी। कथनीय है तो कथन एक क्रिया हो गई और पढ़नीय में पढ़ एक क्रिया हो गई, ठीक है। अब संस्कृत की क्रिया से जो भी बने हुए शब्द होंगे वो तत्सम शब्द का उदाहरण होगा, ठीक है। अगला है वे शब्द या वर्तनी जिनके उच्चारण करने में कठिनाई हो, मतलब जिन्हें बोलने में बहुत कठिनाई महसूस हो, वो भी तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे। जैसे उज्ज्वल, अब देखो उज्ज्वल को बोलोगे या इसको लिखोगे या बोलोगे तो इसमें कठिनाई महसूस होगी, उज्ज्वल, तो ये भी तत्सम शब्द का उदाहरण है। जैसे अंत्याक्षरी, सुश्रूषा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं, उज्ज्वल, अंत्याक्षरी, सुश्रूषा, तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो जिन्हें बोलने में बहुत कठिनाई होती है, तो वो हमारे संस्कृत के जो हमारा वो होते हैं तत्सम होते हैं संस्कृत वाले, वो उनकी पहचान हो गई, ठीक है। आगे है अगला पॉइंट हमारा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म संस्कार संस्कृति, हिंदू धर्म संस्कार संस्कृति का बोध कराने वाले शब्द, मतलब जो भी ऐसे शब्द हों जो इसमें हिंदू धर्म या संस्कार या संस्कृति का बोध हो, मतलब जो भी शब्द ऐसे बताते हों कि ये हिंदू धर्म से संबंधित है, उनमें भी तत्सम शब्द हमारा होगा, ठीक है। जैसे होलिका, देखो होलिका किसे कहते हैं, होली को, जो एक पर्व मनाया जाता है हिंदू धर्म के अंदर, तो वो होलिका होती है, होलिका या दीपावली या रक्षाबंधन, ये ऐसे भी बहुत से हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं संस्कृति से, उन सब में तत्सम शब्द होंगे, ठीक है, ये संस्कृति। आगे है हमारा संस्कृत के कवि। देखो जितने भी संस्कृत के कवि हैं या उनकी रचनाएं हैं, ठीक है, उनमें जितने भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं या प्रयोग हुआ है वो तमाम शब्द, लेकिन ध्यान रखना केवल संस्कृत के जितने भी कवि हैं उनमें जितने भी शब्दों का उनकी चाहे रचना हो या उनके द्वारा कुछ लिखा गया हो, तो उन्होंने जो प्रयोग करा उन्होंने तत्सम शब्द का इनमें प्रयोग करा। जितने भी हमारे संस्कृत के कवि हैं या उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं उन सब में हमारा तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ, मतलब संस्कृत का, ठीक है। आगे है वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में प्रयुक्त होने वाले शब्द, मतलब जितने भी वेद हैं, मतलब जो वेद में जो भी लिखा गया है वो संस्कृत शास्त्रों में जो लिखा गया, वो पुराणों में, रामायणों में, महाभारत में जो लिखा गया वो ध्यान रखना वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, मतलब जो भी ये हिंदू धर्म के जो संबंधित जो जितने भी ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर सभी के सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। उसमें जो भी भाषा का प्रयोग हुआ वो हमारा तत्सम कई शब्दों का प्रयोग हुआ, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ, क्योंकि हमें पता है कि तत्सम के इसको बोलते हैं, संस्कृत को बोलते हैं, ठीक है। अगला है जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो सकता हो। मैंने क्या बताया, संस्कृत और तद्भव, देखो तत्सम और तद्भव, जो संस्कृत और तत्सम क्या ये एक ही शब्द है, जो भी हमारा संस्कृत के वो उन्हें हम तत्सम बोल देते हैं और तत्सम का जो बदला हुआ रूप है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं एक शब्द लिखता हूं ए आदि गय ने ई, ये हमारा अग्नि होगा। अग्नि किसका है, अग्नि या तो हम इसे बोल देते हैं या तो बोल सकते हैं हम कि ये तत्सम शब्द है, या बोल सकते हैं हम कि ये हमारा संस्कृत का शब्द है। लेकिन आज का जो बदला हुआ रूप है, अगर इसका मैं बदल दूँ, तद्भव कर दूँ, तद्भव क्या करूँगा, इसका तद्भव करूँगा मैं इसका आग, मतलब पहले तो इसके हम अग्नि के नाम से इसे जानते थे, लेकिन अब इन्होंने इसे आसान कर दिया। देखो अग्नि एक हार्ड शब्द है, लेकिन आगे की जी इसे बोलने में हम कोई कठिनाई नहीं हो रही, लेकिन अग्नि में बोलने में हमें कठिनाई महसूस हो रही है। तो आगे एक नॉर्मल शब्द है, ये हमारा तद्भव रूप है। कि कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो सकता हो, देखो जैसा आग है, आग का हमें जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो सकता हो, जैसे कि अब देखो आग है, आग का हमारा तत्सम रूप अग्नि होगा। अब ये अग्नि क्या हमारा तत्सम रूप है, ठीक है, तत्सम शब्द है। अब इसका अगर तद्भव रूप तो आग हो गया, तो इसका मतलब
जो जितने भी शब्द हैं, अगर कोई शब्द तत्सम का है और उनका अगर उनकी पहचान क्या है कि अगर वो तत्सम का है तो उनका तद्भव रूप जरूर होगा। तो जैसे अग्नि का तद्भव रूप आग है, तो ऐसा ही जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो सकता होता है, हमारा अग्नि का तद्भव रूप आग है, ठीक है, ऐसा ही। तो अगला है हमारा प्राचीन शब्द, मतलब प्राचीन बोलते हैं पुराने शब्द, ठीक है, पुराने जो प्राचीन काल में हमारे यूज़ करे गए हो। तो प्राचीन या पुराने शब्द जिनका प्रयोग आधुनिक समय में बहुत कम हो रहा हो, मतलब जो पुराने समय के हो, बहुत साल दो मतलब 100-200 साल पुराने कोई शब्द हो जिनका आज के टाइम में बहुत कमी के साथ में यूज़ हो रहा हो। जैसे कि मैं कह दूँ अग्नि है, तो अग्नि का बहुत कमी के साथ में यूज़ हो रहा है। अग्नि का यूज़ कौन करता है? जो संस्कृत का यूज़ करता होगा, जैसे हमारे पंडित जी हो गए, या फिर कोई संस्कृत भाषा के ये टीचर हो गए, या फिर संस्कृत के जानकार हो गए, या हिंदू धर्म से ज़्यादा संबंधित कोई ऐसे हो गए, तो वो हमारा इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब प्राचीन या पुराने शब्द जिनका प्रयोग आधुनिक समय में हो रहा हो, तो वो हमारे तत्सम शब्द की पहचान होगी, ठीक है। तो ये हमने शब्द का पहला रूप हमने पढ़ा यहीं तक, और शब्द का हमारा पहला जो भेद था वो व्युत्पत्ति उत्पत्ति, मतलब व्युत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर जो हमने शब्द का पहला भेद हम पढ़ चुके हैं। और अपनी वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे आज, ठीक है। असल में मैं ड्यूटी पे हूँ और कॉल आ रही हैं, तो इसलिए आज का मैं यहीं तक रखूँगा इस वीडियो को। अगले उसमें हम शब्द का हम दूसरा भेद पढ़ेंगे। इसके शब्द के 4 भेद हैं, और चारों भेद में मैं कह रहा हूँ कि हिंदी का समथिंग 30 से 40% आपका सिलेबस हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा इनमें। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और चैनल को बढ़ावा देने में अपनी मदद करें, सहयोग करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।